वैदिक सिविलाइजेशन की शुरुआत कहाँ से देखी थी अपन ने, जहां से एक सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ था, दैट वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके पीछे प्रोबेबली जो रीजन हमने एक्सेप्ट किया था दैट वाज एडवेंट ऑफ आर्यन। तो यहीं से किसकी शुरुआत हुई है, वैदिक सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। फिर हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक क्या है आपका अर्ली वैदिक, दूसरा है लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक का टाइम पीरियड बताओ फटाफट। 1500 से 1000 BC तक चलेगा अर्ली वैदिक, एंड 1000 से 600 तक क्या चलेगा आपका लेटर वैदिक। फिर हमने देखा था वैदिक सिविलाइजेशन की हम बात करें तो ये जो वैदिक वर्ड है ये किससे बना हुआ है, संस्कृत के एक टर्म से विधि, जिसका मतलब क्या होता है नॉलेज। तो ये नॉलेज शब्द से यहाँ पर बना हुआ है। फिर अगर हम बात करें अर्ली वैदिक पीरियड की, जहां से हमें अर्ली वैदिक की जानकारी मिलती है तो वो सिर्फ एक ही वेद से मिली है, दैट इज ऋग्वेद। अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पीरियड में मात्र एक वेद जो है उसको डिजाइन किया गया था, बनाया गया था, जिसका नाम था ऋग्वेद। बाकी 3 वेद जो बने हैं वो कब बने हैं, लेटर वैदिक पीरियड में बने। अब जैसा कि आप सभी इस फोटोग्राफ को देख पा रहे हो कि यहाँ पर गॉड जो है किसी चीज को डिक्टेट कर रहे हैं एक ऋषि को। इन ऋषि का नाम क्या है, वेद व्यास। सो हम कह सकते हैं कि वेदों की रचना किसने की है, महर्षि वेद व्यास ने की है। कि यहाँ पर गॉड खुद आए और उन्होंने आकर किसी को चीजें सुनाई, और रिपीटेडली सुनाने के बाद फिर आने वाले समय में उन चीजों को बुक्स में कंपाइल किया गया और उन्हीं से क्या बने हैं, वेद बने हैं। अब हमने देखा वैदिक सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई है एडवेंट ऑफ आर्यन से। तो देख लेते हैं आखिर आर्यंस आए कहाँ से। तो आर्यंस जो है वो बेसिकली आपको यूरोप के स्टेपी वाले रीजन में देखने को मिलेंगे, बट एक समय बाद वहां से उनकी कई सारी ब्रांचेस अलग अलग एरिया में माइग्रेट करके गई, जिसमें एक ब्रांच उनकी पहुंची ईरान वाले रीजन में, और ईरान से फिर वो कहाँ पहुंची, इंडिया में पहुंची, हिंदकुश माउंटेन के साइड पर। अब हमें ये बात कैसे पता चली, तो इससे रिलेटेड 2 इंस्क्रिप्शन मिले। नाम बताओ कौन कौन से। पहला मिला है कसाइड इंस्क्रिप्शन और दूसरा मिला है बोगोसखोई इंस्क्रिप्शन। इन दोनों इंस्क्रिप्शन में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट एडवेंट ऑफ आर्यन। कसाइड इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें तो क्लियरली मेंशन है कि आर्यंस की एक ब्रांच थी जिसे ईरानियन आर्यंस कहा जाता था। वो लोग एक समय में माइग्रेट कर कर कहाँ गए थे, इंडिया में गए थे। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें बोगोसखोई इंस्क्रिप्शन की, तो इसमें बताया गया है कि 2 ट्राइब्स हुआ करती थी, आर्यन के ग्रुप्स हुआ करते थे, वो दोनों आपस में फाइट कर रहे थे। तो उनके बीच में जो ट्रीटी हुई, उस ट्रीटी के एविडेंस के रूप में हमारे वैदिक गॉड्स का क्या किया गया था, यूज किया गया था। तो यहाँ से हमें पता चला कि भाई आर्यंस जो है वो मेनली कौन से रीजन से आए हैं, सेंट्रल एशिया वाले पोर्शन से आए हैं। अब ये बात किसने कही है, तो ये बात कही है मैक्स मूलर ने। तो ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है कि एडवेंट ऑफ आर्यंस कहाँ से हुआ है, सेंट्रल एशिया से। नेक्स्टली हमने देखा कि आर्य जो है वो पर्टिकुलर कोई रेस नहीं है, कोई कास्ट नहीं है। ये संस्कृत का एक टर्म है जिसका मतलब होता है ग्रेट और सुपीरियर। इट मीन्स फॉर ऑब्वियस उन्होंने किसी ना किसी को अपने से इंफीरियर समझा होगा। तो वो इंफीरियर्स कौन थे, जो यहाँ के एब ओरिजिनल थे या फिर लोकल्स थे। तो उन्होंने खुद के लिए यहाँ पर एक टर्म दिया, एंड हमारे यहाँ के जो लोग थे उन्हें कुछ नाम दिए अलग अलग, लाइक अनासी मतलब नो नोज और फ्लैट नोज। क्यों, क्योंकि आर्यंस का जो प्रोमिनेंट फीचर था, ये एक तो टॉल तरीके के लोग होते थे, मस्क्यूलर दिखते थे, बॉडी बिल्डर टाइप के। एंड जब यहाँ आए तो उन्होंने देखा इंडिया में तो हर शेप के लोग मिल जाएंगे, मोटे छोटे बड़े तो हर तरीके से। तो इन्होंने देखा कि ये लोग हमसे इंफीरियर हैं और हमें क्या नाम दिया, अनास्य। इसके अलावा कुछ नाम और दिए गए, लाइक अकर्मण्य। देन उसके अलावा बोला गया अदेव्यु। अकर्मण्य का मतलब जो वैदिक कर्मों में, वैदिक रिचुअल्स में बिलीव नहीं करता है। अदेव्यु का मतलब जो वैदिक देवी देवताओं में बिलीव नहीं करता है। तो ये इंडियंस को दिए गए यहाँ पर नेम थे। अब एडवेंट ऑफ आर्यन से रिलेटेड अलग अलग थ्योरीज दी गई है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे मैक्स मूलर ने बोला सेंट्रल एशिया, दयानंद सरस्वती ने बोला तिब्बत, ऐसे ही अदर स्कॉलर्स ने भी मेंशन किया। लाइक तिलक ने कहा आर्कटिक रीजन एटसेट्रा, बट मोस्ट एक्सेप्टेड वन इज सेंट्रल एशिया। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की कि सबसे पहले अगर आए तो कहाँ आए, तो अभी आपने देखा कि ईरान वाले रीजन से होते हुए ये लोग हमारे हिंदकुश माउंटेन में पहुंचे। तो शुरू में जिस एरिया में आए तो उस एरिया को नाम दिया गया था सप्त सिंधव प्रदेश, एरिया ऑफ 7 रिवर। अगर ज्योग्राफी की बात करें अर्ली वैदिक पीरियड में तो आपको देखने को मिलेगा टॉप में कहां पर रहेंगे, जम्मू एंड कश्मीर। साउथ में बता दो अरावली, वेरी गुड। ईस्ट में बता दो विच रिवर,
यमुना रिवर। वेस्ट में बता दो अफगानिस्तान। तो ये अर्ली वैदिक पीरियड में आपको इनकी ज्योग्राफी देखने को मिलेगी, जो लेटर में थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे। लेटर में ये यमुना रिवर से और प्रोसीड करते हुए कहां पहुंच जाएंगे, टुवर्ड्स गंडक रिवर। एंड अगर हम साउथ में बात करें तो टुवर्ड्स नर्मदा रिवर। तो ये क्या रही इनकी ज्योग्राफी। ठीक है, ये ज्योग्राफी के बारे में यहाँ पर ये सब चीजें जो है वो दे रखी है। अब हम आ जाते हैं कि वैदिक पीरियड को मेनली जाना जाता है उसके लिटरेचर के लिए। अभी ध्यान से सुनो, सब यही याद करके जाना है कि लिटरेचर की अगर हम बात करें तो दो फॉर्म में दी गई है। एक दी गई है श्रुति लिटरेचर और एक दी गई है स्मृति लिटरेचर। कुछ भी याद नहीं करना है, दोनों के मतलब अगर आपको पता है तो क्लियर हो जाएगा। श्रुति मीन्स टू हियर, किसी चीज को सुनना, कि आप उस चीज को सुनते गए और आने वाली जनरेशन को आपने रिसाइट कर दिया, और उन्हीं लिटरेचर्स को क्या बोला गया, श्रुति लिटरेचर। अब बात करें स्मृति लिटरेचर की, तो जो आपको बताया गया है उसको आप याद रख रहे हो, आने वाले समय में उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, स्मृति लिटरेचर। ठीक है, श्रुति लिटरेचर मीन्स टू हियर एंड स्मृति लिटरेचर मीन्स टू बी रिमेंबर्ड विच कैन चेंज ओवर टाइम। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वैदिक लिटरेचर में अगर हम बात करें तो श्रुति में क्या क्या आएगा, पढ़ो फटाफट, ब्राह्मणास, अरण्यक, उपनिषद। यही आपके लिए चार जो है वो इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं स्मृति में, तो पढ़ो क्या क्या है, षट दर्शना, पुराण, इतिहास, उपवेद, तंत्रा, आगम्स एंड उप अंग। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आपको वैदिक लिटरेचर्स देखने को मिलेगी। अब आ जाते हैं कि हर वेद का कुछ ना कुछ सब डिवीजन भी है, तो वो सब डिवीजन क्या दिया गया है। तो सबसे पहले तो वेदों से कई सारे उपवेद भी बने हैं। अदर देन उपवेद और भी कई सारे टेक्स्ट बुक आपको देखने को मिलेगी। एक एक करके डिस्कशन करते हैं। जैसे आपको नाम पढ़ने को मिलेगा संहितास, क्या बोलते हैं, संहितास। इसका मतलब ये है हर एक में वेद होगा और वेद की एक क्या होगी, संहिता होगी। हर वेद के यहाँ पर अरण्यक भी होंगे, हर वेद के ब्राह्मणास और उपनिषद भी आपको देखने को मिलेंगे। मतलब ये चार चीजें मैंडेटरी हैं जो आपको हर वेद में क्या होगी, देखने को मिलेगी। कुछ भी नहीं है, ये चारों की चारों टेक्स्ट बुक दी गई हैं जिसमें अलग अलग चीजों को, सेक्रीफाइसेस को, रिचुअल्स को या फिर हाइम्स को ही क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। भाई एक मेन बुक बन गई है, दैट इज ऋग्वेदा। अब उसी में से हम अलग अलग चीजों को क्रक्स निकालते जाएंगे और उसकी सप्लीमेंट्री बुक्स को क्या करेंगे, फॉर्म कर देंगे। तो फर्स्ट वन क्या है, संहितास। क्या होती है संहितास, तो संहितास आर द टेक्स्ट बुक्स दैट डील्स विद मंत्रास एंड बेनेडिक्शंस। बेनेडिक्शंस मतलब होता है आशीर्वाद, जो कि वरदान दिए जाते थे। तो उन सबको किसमें दिया गया है, संहितास के अंदर दिया गया है। संहितास के बाद अगर देखें तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज अरण्यक। इसको आपको याद रखना है। अरण्य मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट होता है। तो अगर हम बात करें अरण्यक तो इन्हें बोला जाता है फॉरेस्ट टेक्स्ट। उस समय में गुरुकुल सिस्टम चलता था, तो जो भी शिष्य यहाँ पर अरण्य में या वन में जाकर अपने गुरु के पास जाकर चीजों को पढ़ते थे, उसे बुक में कंपाइल करते थे, तो उसी से क्या बनते थे, आपके अरण्यक बनते थे। तो ऐसे कई सारे अरण्यक्स है, बट कुछ अरण्यक्स बहुत ही फेमस है। तो देख लेते हैं कि अरण्यक्स में आपको, जैसे कि आपने कुछ नाम सुने होंगे, बताओ, वृहद अरण्यक, तैत्तिरीय अरण्यक, ये अलग अलग टेक्स्ट बुक के नाम जो है वो यहाँ पर दिए हुए। अब अरण्यक्स के बाद अगर देखें तो ब्राह्मणास, ये भी अलग अलग बुक्स हुआ करती थी। इनमें भी सिमिलर चीजें दे रखी हैं, सारी के सारी फिलोसॉफीज वगैरह। आप बोल सकते हो फिलोसॉफीज को एक्सप्लेन किया है, नॉलेज को एक्सप्लेन किया है, या फिर मिस्टिक साइंस को भी क्या कर रखा है, इनके अंदर एक्सप्लेन कर रखा है कि भाई जब हम यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ के दौरान किसी से कोई गलती ना हो जाए, कोई त्रुटि ना हो जाए, तो उन सबको भी क्या कर रखा है, इन बुक्स के अंदर दे रखा है। फिर बात करें अगर हम ब्राह्मणास की, तो ऐसे कई सारे ब्राह्मणास है जिन्हें वैदिक लिटरेचर में रखा जाता है, बट कुछ मोस्ट फेमस है लाइक शतपथ ब्राह्मणास। शतपथ ब्राह्मणास के अंदर तो इतना अच्छा क्रक्स है कि उसे क्या बोला जाता है, स्मॉल वेदा। तो शतपथ ब्राह्मणा जो है वो सबसे बड़ा ब्राह्मणास भी है एंड उसको क्या बोला जाता है, स्मॉल वेदा। नेक्स्ट क्या है, ऐत्रेय ब्राह्मण, ये भी बहुत फेमस है। इसके अंदर भी कई सारी स्टोरीज वगैरह जो हैं वो दे रखी हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में एक स्टेटमेंट दिया गया है कि जो ब्राह्मण होता है वैसे तो वो एक क्षत्रिय पर, एक राजा पर क्या होता है, आधारित होता है, या फिर आप बोल सकते हो डिपेंडेंट होता है, बट स्टिल ब्राह्मणा जो होते हैं वो सबसे ही ऊपर होते हैं या फिर सबसे श्रेष्ठ होते हैं। तो इस बात को कहाँ बताया गया है, आपके ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर बताया गया है। आपको याद रखना है कि कुछ कुछ टेक्स्ट बुक में किसी चीज़ों को कंडेम किया गया है, उनकी बुराई की गई है, और किसी किसी चीज़ों को अप्रिशिएट किया गया है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें उपनिषद, अब उपनिषद जो है ये वेदों का जो सबसे लास्ट पार्ट है उसको क्या बोला गया है, उपनिषद बोला गया है। इसी वजह से उपनिषद को और क्या बोलते हैं, वेदांता भी बोला जाता है। टोटल नंबर ऑफ उपनिषद की अगर हम बात करें तो 108 उपनिषद है, बट इसमें से करीबन 10 उपनिषद ही क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनके नाम आपको याद रखने पड़ते हैं। अब थोड़ा सा उनका बाइफिकेशन देख लेते हैं कि अगर हम बात करें ओल्डेस्ट उपनिषद तो कौन सा उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद। न्यूएस्ट की बात करें तो मैत्रेयनी उपनिषद। देन लार्जेस्ट बृहद अरण्यक उपनिषद एंड स्मॉलेस्ट इज मुंडक उपनिषद। क्या लिया गया है मुंडक उपनिषद से, सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम मुंडक उपनिषद। ठीक है, तो इस तरीके से आपके लिए वैदिक लिटरेचर जो है वो इंपॉर्टेंट है। वैदिक लिटरेचर मतलब आपको लगता है ले दे के 4 वेदास, बट ऐसा नहीं है। उन वेदास से ही कई सारी सप्लीमेंट्री बुक बनाई गई है। हर वेदा की क्या होगी, संहिता होगी, अरण्यक होगा, ब्राह्मणास होगा और उपनिषद होगा। ये 4 चीजें क्या होगी, हर वेदा के साथ अटैच्ड होगी। तो क्लास के एंड में मैं आपको एक चार्ट प्रोवाइड करूंगी, वो आपको अपनी कॉपी में एज इट इज मेंशन करना है। क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिल सकता है लाइक कौन सा अरण्यक कौन से वेदा के साथ अटैच्ड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं वेदास पे। अर्ली वैदिक पीरियड में एकमात्र वेद लिखा गया था जिसका नाम क्या था, ऋग्वेद। 3 वेदों को मिलाकर वेद त्रयी भी बोला जाता है। वो कौन कौन से वेद हैं, ठीक है। अब सबसे पहला लिखा गया है तो सबसे एंशिएंट या सबसे ओल्डेस्ट भी यही होने वाला है। तो ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेद एज वेल एज लार्जेस्ट ऑफ दी वेदा। ठीक है, नेक्स्टली बोला जाता है कि ऋग्वेद जो है इसको माना जाता है कि सप्त सिंधु प्रदेश में ही लिखा गया होगा एंड प्रोबेबली इसे सरस्वती नदी के बैंक पर लिखा गया है। लोकेशन लिख लेते हैं हम इसकी, कि सप्त सिंधु वाले एरिया में इसको लिखा गया है ऑन द बैंक ऑफ सरस्वती रिवर। ठीक है, हर वेद को पढ़ने के लिए एक रिसाइटर होता था, एक पृष्ठ होता था। तो जो ऋग्वेद का पृष्ठ होता था उसको क्या बोला जाता था, होत्री बोला जाता था। सेकेंड पॉइंट इसमें दिया गया है कि जब सबसे बड़ा वेदा है तो इसको 10 चैप्टर्स में या 10 मंडल्स में या 10 बुक में डिवाइड किया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ कंसिस्ट कितने हैं इसके अंदर, 10 मंडल्स है। अब 10 मंडल्स के अंदर भी क्या दे रखा है, हाइम्स दे रखी है। हाइम्स को सुक्त भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सुक्त, या फिर और सिंप्लीफाई करें तो उसी को क्या बोलते हैं, श्लोक भी बोला जाता है। टोटल नंबर ऑफ हाइम्स कितने इसके अंदर, 1028, सारे देवी देवताओं को समर्पित है। उसके अलावा उन श्लोकों का भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है जिन्हें प्रोज और वर्सेस के फॉर्म में दिया जाता है। तो कितने वर्सेस कंसिस्ट करता है, वेरी गुड, ये हो गई इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर चलो बताओ, इससे रिलेटेड एक फैक्ट बताया था मैंने आपको कि एक ईरानियन टेक्स्ट है जिसमें ऋग्वेद की टर्मिनोलॉजीज कॉमन देखने को मिली है। हाँ बोलो, यस, ज़ैंड अवेस्टा। तो वो कौन सा वेदा है जिसकी टर्मिनोलॉजी ईरानियन टेक्स्ट बुक से सिमिलर है, कौन सा वेदा है, ऋग्वेद है। तो ये आपको याद रखना है। देखो कॉमन चीज तो आपको किसी भी लोकल टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी, बट जब मेंस पर्सपेक्टिव से लिखना होगा तो आपके पास वहां अच्छा कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए। अब बात करते हैं हम कौन कौन से गॉड्स के डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेंगे। तो आपने सीधे से देखा कि शुरुआत में हम लोग क्या करते थे, नेचर को वर्शिप करते थे। तो कौन कौन से गॉड का डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा, पढ़ो, यस, इंद्र, अग्नि, विष्णु, रुद्र एंड वायु। इन सबका डिस्क्रिप्शन कहाँ देखने को मिलेगा, ऋग्वेदा में देखने को मिलेगा। अगर इसके अलावा बात करें तो एक करंट अफेयर का फैक्ट भी है यहाँ पर कि ऋग्वेदा जो है इसकी जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिली हैं उन्हें यूनेस्को में रजिस्टर किया गया है। कौन से ईयर में, 2007 में। यहाँ तक चीजें क्लियर, ठीक है। अब इसके अलावा ऋग्वेद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं कि जो इसके मंडल्स है, अलग अलग मंडल में अलग अलग चीजें जो हैं वो दे रखी है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्टार्ट करें थर्ड मंडल से, क्या है थर्ड में, कौन सी डीटी को डेडिकेटेड है, कौन सी डीटी को, सन को। किसको डेडिकेटेड है, सन को डेडिकेटेड है। तो थर्ड मंडल में क्या दे रखा है, गायत्री मंत्र दे रखा है जो किसको डेडिकेटेड है,
सन को डेडिकेटेड है। ये हो गया आपका थर्ड मंडल। फिर कौन से मंडल है जिन्हें एंशिएंट मंडल बोला जाता है? फ्रॉम 2 to 7। इन मंडलों के अंदर पहली बार आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा अबाउट गोत्रास। 2 गोत्र का डिस्क्रिप्शन देखने को मिला, वो कौन कौन से थे? बोलो, बता चुकी हूं मैं पहले, वैश्य एंड शूद्र। कौन से गोत्रा में देखने को मिला है? फ्रॉम 2 to 7। इन मंडलों में गोत्र के बारे में क्या किया गया है? डिस्क्रिप्शन दिया गया। तो थर्ड हो गया, 2 to 7 हो गया। नेक्स्ट आते हैं 7th मंडल पर। क्या है 7th मंडल में? बोलो, बताया था मैंने, क्या दिया गया है? 10 राज युद्ध। 10 राज मतलब 10 राजाओं के बीच में ये युद्ध हुआ था। क्या हुआ? जब आर्यंस यहां पर आए तो आर्यंस ने अपने 5 ग्रुप बना लिए थे जिन्हें पंचजन बोला गया था। उन 5 आर्य राजाओं ने 5 अनार्य राजाओं के साथ क्या करी थी? फाइट करी थी। और उसी बैटल को किस नाम से जानते हैं? 10 राज युद्ध। तो इसका डिस्क्रिप्शन किसमें दिया गया है? 7th मंडल में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका 10th मंडल। क्या है 10th में? बताओ। पुरुष सूक्त की इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो दी हुई है। एंड पुरुष सूक्त जो है वो किसका डिस्क्रिप्शन देता है? आपको वर्ण सिस्टम का डिस्क्रिप्शन देता है। तो ऋग्वेद के बारे में आपने इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो यहां से कलेक्ट करी। गॉट इट? ठीक है, तो ऋग्वेद से रिलेटेड जो है ये सब चीजें यहाँ पर दे रखी है, तो आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज और छूट गई, इससे रिलेटेड उपवेद। कौन सा उपवेद है? आयुर्वेद। सबके एक बार बता दो कौन कौन से? ऋग्वेद का कौन सा है? आयुर्वेद हो गया। नेक्स्ट आपका सामवेद का गंधर्व वेद। नेक्स्ट आपका यजुर्वेद का धनुर्वेद। एंड लास्ट वन इज अथर्ववेद। उसका बताओ? शिल्पवेद। तो एक बार कहीं पर उपवेदास को भी साइड में लिख लीजिए। इसको अपन ऐसे लिखते हैं, इधर वेदास लिखते हैं। एक कॉलम में उपवेदास और एक कॉलम में ये हो गया। ठीक है, फर्स्ट वन इज ऋग्वेद। ऋग्वेद का कौन सा उपवेद है? आयुर्वेद। नेक्स्ट कौन सा है? सामवेद। सामवेद का कौन सा है? गंधर्व वेद। थर्ड वन इज यजुर्वेद। यजुर्वेद का कौन सा है? धनुर्वेद। एंड लास्ट कौन सा है आपका? अथर्ववेद। अथर्ववेद का कौन सा है आपका? शिल्पवेद। चलो, कौन सा वेद किससे डील करता है? आयुर्वेद डील्स विथ मेडिसिन, गंधर्ववेद डील्स विथ म्यूजिक, धनुर्वेद डील्स विथ आर्चरी, अथर्ववेद डील्स विथ शिल्पवेद या फिर आर्किटेक्चर। सबके अपने अपने क्रिएटर भी हैं कि ये जो उपवेद है आयुर्वेद, माना जाता है इसे क्रिएट किया गया है बाय लॉर्ड ब्रह्मा। किसने क्रिएट किया है? बाय लॉर्ड ब्रह्मा। गंधर्व वेद के लिए बोला जाता है इसे क्रिएट किया गया है बाय नारद। धनुर्वेद के लिए बोला जाता है इसे क्रिएट किया गया है बाय विश्वामित्र। एंड अथर्ववेद में लिख लो विश्वकर्मा। तो एक कॉलम में बनाना क्रिएटर। तो ये आपके सारे के सारे उपवेदास हो जाएंगे। डन। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? अबाउट ऋग्वेद। चलो नेक्स्ट वेद पे आ जाते हैं, दैट इज सामवेद। अब भाई एक वेद का क्रिएशन हो गया था तो दूसरे को क्रिएट करना है, तो आधे से ज्यादा चीजें जो है वो कहां से ली गई है? ऋग्वेद से ली गई है। वो कौन सा वेद है जिसका मैक्सिमम पार्ट ऋग्वेद से लिया गया है? दैट इज सामवेद। ठीक है, सामवेद की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 1549 वर्सेस दे रखे हैं, एक्सेप्ट 75। बाकी सबको कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। इट मीन्स हम कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द पार्ट इज टेकन फ्रॉम ऋग्वेद। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर सामवेद की, तो सामवेद जो है इसको जिस टर्म से बनाया गया है उसका मतलब होता है समान। इट मीन्स मेलोडियस या फिर चैंटिंग, गुनगुनाना।
ठीक है भाई, अभी क्या गुनगुनाना है, तो जो मंत्र ऊपर दिए गए थे उन्हीं को गाने के फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट कर दो तो उससे क्या बनेगा, आपका सामवेद बनेगा। बट गाने का भी कुछ ना कुछ मेथड होता है, ऐसा हर कुछ नहीं गा सकते, बाथरूम सिंगर नहीं बनना है। तो इसमें क्या दिया गया है आपको, 7 म्यूजिकल नोट्स, 7 सुर जो होते हैं या फिर 7 स्वर जो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, काउंट करो उंगली पे जो तुमने बोला, कितने हो गए, यस ठीक है, इसीलिए बोला गा के देखो। ठीक है, तो कितने म्यूजिकल नोट्स लिए गए, 7 लिए गए हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि सामवेद इज कंसिडर्ड एज रूट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। अब आ जाते हैं हम सामवेद के अंदर, तो इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो है उसको बोलते हैं गाना, इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको अबाउट म्यूजिक। एंड सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं आर्चिका। अब ये आर्चिका क्या है, तो ये भी एक तरीके की बुक है, तो इसके अंदर ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि सामवेद जो है इसका रिसाइटर कौन होता है, इसका पृष्ठ कौन होता है, कौन होता है, उद्गात्री, या उसी को उद्गात्र भी बोला जाता है। यहां तक क्लियर, ये हो गया आपका सामवेद का। नेक्स्ट वेद इज यजुर्वेद। अब यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो यजुर्वेद के अंदर सारे के सारे प्रैक्टिसेस दी गए हैं, रिचुअल्स दिए गए हैं किसी भी सेक्रीफाइस को करने के या किसी भी पूजा पाठ को करने के। तो यजुर्वेद जो है वो मेनली क्या बताता है आपको, इट इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ मंत्रास यूज्ड इन दी परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञास। कल की क्लास में हमने देखा था कि लेटर वैदिक पीरियड के अंदर बहुत बड़े बड़े यज्ञ होने लग गए थे, 2 कैटेगरी हो गई थी, लघु यज्ञ एंड महायज्ञ। अब कोई भी यज्ञ आपको अगर परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको क्या पढ़ने पड़ेंगे, श्लोक, श्रुति, श्लोक, सुक्ता या फिर हाइम्स जो है उनको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब किसमें दे रखा है प्रोसीजर, किसके बाद क्या होगा, ये दिया गया है यजुर्वेद में। और अगर पंडित यहाँ पर मंत्र बोल रहा है और बोलते टाइम उससे किसी तरीके की गलती हो जाती है तो उसके करेक्शन दिए गए हैं अथर्ववेद में। किसमें दिए गए, अथर्ववेद में, कि तीनों वेदों के दौरान अगर कुछ भी आपसे गलती होती है तो उसकी करेक्शन मेथड कहाँ दी गई है, अथर्ववेद में दी गई है। अब भाई यज्ञ करने हैं तो यज्ञ करने के लिए इसमें पूरे मंथ को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो एक क्या है आपका कृष्ण पक्ष बोलते हैं या फिर कृष्ण यजुर्वेद, एंड सेकेंड वन इज शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण जी का कलर कैसा था, इसलिए आप इसको बोल सकते हो 15 डार्क डेज, क्या था 15 डार्क डेज, और इसको आप बोल सकते हो मंथ के 15 ब्राइटर डेज। ठीक है, ये दे रखा है। अब इसमें क्या दे रखा है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्राह्मणास नेम्ड शतपथ ब्राह्मणास, किससे अटैच्ड है, यजुर्वेद से अटैच्ड है। द इम्पोर्टेंट उपनिषद बृहदारण्यक, तैत्तिरीय वगैरह ये सब भी किससे अटैच्ड है, यजुर्वेद से अटैच्ड है। तो ये किसके बारे में हुआ, अबाउट यजुर्वेद। लास्ट वन इज अथर्ववेद। अब अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो माना जाता है 2 ऋषियों का इसमें बहुत ही बड़ा योगदान है, एक का नाम तो उसी के अंदर छुपा हुआ है। तो फर्स्ट ऋषि जो इसमें इन्वॉल्व थे उनका नाम था ऋषि अथर्वा। क्या नाम था, ऋषि अथर्वा। एंड सेकेंड ऋषि जिसका नाम इसमें इन्वॉल्व था उनका नाम था ऋषि अंगिरस। क्या नाम था, ऋषि अंगिरस। इसी वजह से अथर्ववेद को अथर्व अंगिरस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, अथर्व अंगिरस भी इसे ही कहा जाता है। सबसे ग्रेट वेदा भी इसे ही कहा जाता है, इसे ब्रह्म वेद भी कहा जाता है, ब्रह्म वेदा भी बोला जाता है, ग्रेट वेदा भी इसे ही बोला जाता है। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि कुछ भी यज्ञ वगैरह प्रैक्टिस हुआ, अगर कोई गलती हो गई तो क्या दे रखा है, मेथड्स ऑफ करेक्शन इसमें दे रखी है। अदर देन दिस अगर हम बात करें तो अथर्ववेद जो है वो आपके मिस्टिक साइंस से डील करता है। मिस्टिक साइंस क्या होती है, यस जादू टोना। ठीक है, किसी चीज को आपको सॉल्व करना है तो आप उसके लिए मैजिकल प्रैक्टिसेस को कर रहे हैं, दैट इज मिस्टिक साइंस। तो उसे किस में दे रखा है, अथर्ववेद में दे रखा है। ठीक है, कि अगर डे टू डे लाइफ में आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है, आप बीमार हो गए हो, अब आपको उसके लिए कोई मंत्र वगैरह पढ़ना है, कोई प्रैक्टिस करनी है, कोई पानी निधारना है, तो वो सब कहाँ पे दे रखा है, अथर्ववेद के अंदर दे रखा है।
तो डे टू डे प्रैक्टिस में जो है ये वेदा यहाँ पर यूज होता था। सबसे लास्ट वेदा है जिसका क्रिएशन यहाँ पर ह्यूमन बीइंग ने किया है इन्हीं सब चीजों के पर्पसेस से। अब इसका भी एक रिसाइटर होता है, उस रिसाइटर को क्या बोलते हैं? ब्रह्मा। क्या बोलते हैं? ब्रह्मा बोला जाता है। अच्छा, उसका रह गया था क्या? यजुर्वेद का। कौन है इसका रिसाइटर? अथर्वयु। ठीक है भाई, ये हो गया। अब हम बात कर रहे थे अबाउट अथर्ववेद। अथर्ववेद में कुछ चीजों का और डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसमें गर्ल्स को क्रिटिसाइज किया गया है। क्या किया गया है? गर्ल्स को क्रिटिसाइज किया गया है। अदर देन दिस, अथर्ववेद के अंदर मेंशन किया गया है कि लॉर्ड प्रजापति का नाम आप सभी ने सुन लिया कल, ठीक है। तो जो लॉर्ड प्रजापति हैं इनकी 2 डॉटर्स बताई गई है एंड दे आर सभा एंड समिति। इनको कौन से वेदा में दिया गया है? अथर्ववेद में दिया गया है। लॉर्ड प्रजापति, आगे जाके प्रजापति भगवान आएंगे एक, उनकी 2 बेटियां बताई गई है। किसको? सभा और समिति को। कौन से वेद में बताई है? अथर्ववेद में बताई है। तो ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन जो है इससे रिलेटेड है। इससे रिलेटेड उपवेद कौन सा है? शिल्प वेद। कौन है उसका क्रिएटर? ठीक है, विश्वकर्मा। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो यहाँ पर ये सब चीजें थोड़ी देर पहले हमने देख ली है, वही यहाँ पर दे रखा है। तो 4 चीजें अटैच्ड होती थी। आने वाले समय में लोगों ने एक चीज और क्रिएट कर दी जिसे बोला गया उपासना। उपासना क्या मतलब होता है उपासना का? नीवी पे तो खूब हंसी आ रही थी। पूजा पाठ करना, प्रेयर, वर्शिप। कैसे आपको वर्शिप करना है, ठीक है। ये ब्राह्मणास है कुछ जो हर वेद के साथ अटैच किए गए हैं। तो ब्राह्मणास के नाम तो एटलीस्ट आपको याद होने ही चाहिए। जैसे कुछ कुछ फेमस है। ऐत्रेय ब्राह्मण किससे रिलेटेड है? ऋग्वेद से रिलेटेड है। फिर यहाँ पर कौशिक भी बहुत फेमस है। फिर मैत्रेयानी हो गया आपका, तैत्रीय हो गया। तो ये आपको नाम पता होना चाहिए कौन से किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट हमने देखा था सोसाइटी ऑफ वैदिक पीरियड। तो हमने देखा अर्ली वैदिक सोसाइटी जो थी उसके अंदर क्लैन होता था, क्लासेस नहीं होती थी। क्लैन मीन्स ओरिजिन। क्या आपका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? तो हमने बताया था कि लॉर्ड ब्रह्मा जो है उनके अलग अलग बॉडी पार्ट से अलग अलग लोग ओरिजिनेट हुए। लाइक फ्रॉम हिज माउथ किसका क्रिएशन हुआ? ब्राह्मणास। उनका वर्क क्या रहेगा? टीचिंग। फिर उसके बाद हमने देखा फ्रॉम हिज आर्म्स किसका क्रिएशन हुआ? क्षत्रिय। वो क्या करेंगे? प्रोटेक्शन या फिर वॉरियर। फिर हमने देखा उनके थाइस से किसका क्रिएशन हुआ? वैश्य। वैश्य क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे। एंड फ्रॉम हिज फीट किसका क्रिएशन हुआ? शूद्र। शूद्र जो है वो क्या करेंगे? सर्विसेज टू अबव 3। तो अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर यहाँ पर जो है ये जो स्टार्टिंग के 3 वर्णास होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, इन तीनों को जो है फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ होती थी कि आपस में इंटरचेंज कर सकते थे। बट लेटर वैदिक में क्या हो गया? रिजिड हो गया, कठोर सिस्टम हो गया कि नहीं, अब आपके ऑक्यूपेशन के बेसिस पे नहीं होगा, अब किसके बेसिस पे होगा? बर्थ के बेसिस पे होगा। तो ये हुआ फर्स्ट, दैट वाज डिवीजन। वर्ण सिस्टम अभी हमने यहाँ पर देख लिए। अर्ली वैदिक में जो सोसाइटी थी आप उसको इगेलिटेरियन नहीं बोल सकते हो। कौन सी सोसाइटी इगेलिटेरियन देखी अभी तक आपने? इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखवाया था शुरुआत में। की सोसाइटी कैसी थी? इगेलिटेरियन थी। मेल और फीमेल दोनों को इक्वल राइट्स हुआ करते थे। बट ऋग्वेदिक को आप नहीं बोल सकते हो, ठीक है। फिर हमने देखा था वो कैसा था? अर्बन सिविलाइजेशन था। वहीं ये कैसा रहेगा? रूरल सिविलाइजेशन रहेगा। ये हो चुका था आपका, ये हम डिस्कशन कर चुके, ठीक है। फिर हमने देखा यहाँ पर जो है लेटर वैदिक पीरियड में आपकी लाइफ जो है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। इनिशियली जो आपकी लाइफ के 0 to 25 ईयर्स होने वाले हैं वो कौन से आश्रम में रहेंगे? ब्रह्मचर्य आश्रम। क्या वर्किंग रहेगी? टू गेट एजुकेटेड। आपको वहां जाना, वहां जाकर पढ़ाई सीखनी है। सबके लिए अलग अलग एज लिमिट होती थी। फर्स्ट एंट्री किसको मिलती थी? ब्राह्मण्स को, सेकंड क्षत्रिय को, थर्ड वैश्य को। और अगर कोई कैपेबल है तो क्या समय से पहले एंट्री मिलती थी? हाँ, मिलती थी। फिर हमने देखा 25 से 50 के बीच में नेक्स्ट आश्रम, दैट इज गृहस्थ आश्रम। सारे के सारे वर्ल्डली प्लेजर जो होते हैं कि आप अपने गृहस्थ जीवन में रहो, रिप्रोडक्शन करो, अपनी फैमिली के लिए अर्न करो और उन पे खर्च करो, ये किसमें दे रखा है? गृहस्थ आश्रम में दे रखा है। देन 50 से 75
थर्ड आश्रम वानप्रस्थ। वनों में जाओ और आने वाली जनरेशन को क्या देना है, एजुकेशन देना है, टू इम्पार्ट एजुकेशन रहेगा। देन 75 से 100 लास्ट आश्रम संन्यास आश्रम। इसमें आपको खुद को किसको डेडिकेटेड करना है, टुवर्ड्स गॉड, तो इसमें मेडिटेशन करो और भगवान के प्रति समर्पित। ये हो गया था। फिर हमने देखा पोजीशन ऑफ वुमेन। अर्ली वैदिक में पोजीशन बहुत ही बढ़िया होती थी, एजुकेशन के राइट्स थे, मैरिज के राइट्स थे, और क्या क्या था, असेंबलीज को क्या कर सकती थी, अटेंड कर सकती थी। बट लेटर वैदिक में चीजें जो है वो चेंज हो गई, अब फीमेल का इंपॉर्टेंस जो है वो कम हो गया। मैंने डिस्क्रिप्शन भी बताया था कि किस तरीके से बुराइयां की गई है। तो इसमें जो है उनके सारे के सारे राइट्स वगैरह छीन लिए गए, अब परमिट नहीं थी वो कहीं भी जाने के लिए। बट स्टिल कुछ एक्सेप्शंस है वुमेन स्कॉलर्स के, जिनके नाम क्या हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका पोजीशन ऑफ वुमेन। फिर आ जाते हैं शादी पे। तो शादी में हमने देखा कि वैसे तो मोनोगेमस था कि सिंगल पार्टनर रखना अलाउ है, बट पॉलीएमी और पॉलीएंड्री के भी आपको क्या मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं। अदर देन दिस कुछ और भी होता था, लाइक लेवीरेट, कि इन केस अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो आप उसके यंगर ब्रदर से क्या कर सकते हैं, मैरिज कर सकते। थर्ड मैरिज प्रिविलेंट वॉज नियोग, कि अगर आपकी फैमिली क्या है, चाइल्डलेस है, क्या है, चाइल्डलेस है, तो टेम्परेरी पर्पस के लिए भी आप क्या कर सकते हो, शादी कर सकते हो अपने हस्बैंड के भाई से, तो इसको क्या बोलते थे, नियोग। बट आने वाले समय में क्या हुआ, तो अब जो है गोत्र सिस्टम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो जाएगा, कि लोग जो है वो सेम गोत्र वगैरह में शादी नहीं कर सकते हैं। अदर देन दिस आपको चाइल्ड मैरिजेस के भी यहाँ पर एविडेंसेस देखने को मिलेंगे। सेम गोत्र में शादी नहीं कर सकते, नहीं, क्यों, गोत्र मीन्स जहाँ सब एक साथ का हो, जो जहाँ से सब लोग अपना एक जैसा ओरिजिन जो है उसे बिलोंग करते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर।